नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सुबह से शाम तक आप दुनिया भर की खबरें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो खबर आपको लगती है कि असल खबर है और इस खबर से मुझे खबर का नजरिया समझ आया, इस खबर ने मुझे सच से रूबरू करवाया, वही असली खबर होनी चाहिए। और इसी के लिए हमारी एक कोशिश होती है कि खबरों को जड़ से आप तक पहुंचा सकें, आपको समझा सकें, और इसीलिए अफवाहों से दूर सीधा और क्लियर कट खबरों को जानते हैं 9 PM स्पेशल की आइए शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात आज MSP पर सरकार और किसानों में जो ठनी उसकी बात होगी। आखिर वो बात बनी कहां तक? पीएम मोदी ने देश के किसानों के नाम क्या संदेश दिया? आखिर संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत का प्रस्ताव खारिज क्यों कर दिया? इसके पीछे की सारी कहानी आपके सामने क्लियर कट रखेंगे, लेकिन आपको यह भी बताएं कि सरकार की इस बातचीत मोर्चे से नहीं हो रही है, जिनसे हो रही है वो फिलहाल सरकार से सहमति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरी डिटेल तफसील से आपको बताऊंगी। और इसके साथ राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात होगी, यूपी प्रवेश में कर चुकी है, और राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस जिस राज्य में पहुंची वहां गठबंधन के साथी साथ क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इस बार नंबर अखिलेश का है? और अमेठी में कौन ठोक रहा है ताल? राहुल वर्सेस स्मृति में कौन भारी, किसकी मजबूत तैयारी? फिर बात प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे, कृष्णा सुदामा वाली कूटनीति की। कल्कि धाम में पीएम मोदी के एक तीर से कई निशाने साधने वाले सियासी पंच की तस्वीर दिखी। लेकिन सबसे पहले आइए डिटेल में शुरुआत करते हैं 9 PM स्पेशल में, और सब बात करेंगे किसानों की। किसानों के आंदोलन को 6 दिन का वक्त बीत चुका है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था बैठा हुआ है। चौथे दौर की बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने किसानों के सामने MSP पर प्रस्ताव रखा, उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ से 786 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसानों को संदेश दिया, वो आपको बता देती हूं। लखनऊ में यूपी सरकार की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रही, हजारों निवेशक मौजूद रहे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करते हुए पीएम ने किसानों को लेकर जो 6 बड़ी बातें कही, उस पर नजर डाल लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं, देश के खेती को नए रास्ते पर ले जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। पीएम मोदी ने तीसरी सबसे बड़ी बात यह कही कि सरकार छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है, और इसके लिए किसान उत्पादन संघ, सहकारी समितियों को सशक्त, उनको एम्पावर किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि जितना किसान का फायदा होगा उतना ही फायदा बिजनेस का भी होगा। पीएम ने एक बार फिर से गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि गांव-गांव तक पहुंची गारंटी वाली गाड़ी। आज सरकार भी छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है। हम किसान उत्पाद संघ, FPOs और सहकारी समितियों का सशक्त कर रहे हैं। इन संगठनों के साथ आपको वैल्यू एडिशन कैसे हो, आप उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कैसे दे सकते हैं, आप उनका माल खरीदने की गारंटी कैसे दे सकते हैं। जितना किसान का फायदा होगा, जितना मिट्टी का फायदा होगा, उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा। यूपी ने तो भारत की रूरल इकोनॉमी, खेती आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। साथियों, हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही ध्येय है। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश को जरा डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश था कि वो किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के 3 मंत्रियों, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 18 फरवरी को चौथे दौर की बातचीत के बाद किसानों के सामने MSP यानी कि मिनिमम प्राइस की मांग पर प्रस्ताव रखा। इसमें 4 फसलों पर MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई, जिसमें मक्का, कपास, अरहर और उड़द दाल को शामिल किया गया। अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। नफेड और साथ ही NCCF यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा।
अब यह भी जानना जरूरी है कि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने आखिर कहा क्या। किसान के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद आगे फैसला लेंगे। उधर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ये कहा है कि आज और कल प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। दिल्ली चलो मार्च को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। 21 की सुबह 11 बजे तक दिल्ली कूच को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये सब कुछ हुआ है। संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। हमारा 14 मेंबरी वफद था, उधर 3 केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब सबके समक्ष, और उसके ऊपर एमएसपी पे ज़्यादा चर्चा हो सके। उसमें जिस पे चर्चा नहीं हो सकी, अभी कर्ज था, C2+50% था, और हमने जो छाटे थे मुद्दे WTO से खेती को बाहर की बात थी, पेंशन का सवाल था, नरेगा एजेंडे पे रखा गया था, नरेगा की बात भी एजेंडे पे रखी गई थी। तो ये सब मुद्दों पे और बाकी सब मुद्दों पे जिन पे चर्चा हुई है, निर्णय क्या करेंगे वो सब बातें अभी रह रही हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अपना रुख अब तय कर चुके हैं और ऐसा नजर आता है कि सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों को लेकर ये खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या, संभल, यहां तक कि अबू धाबी में भी सनातन की धर्म ध्वजा को बुलंद कर रहे हैं, संतों को उनका सम्मान दिला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस है जो संतों पर विवादित बोल से सेल्फ गोल करती हुई नजर आती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस स्टेटमेंट को अभी आपको सुनवाएंगे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उनकी तरफ से वो स्टेटमेंट दिया गया था। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 37वां दिन रहा और आज राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी पहुंचे। आज अपनी यात्रा की शुरुआत प्रतापगढ़ से की और इसके बाद दोपहर में अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेठी और गौरीगंज में पदयात्रा भी की, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ये उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का चौथा दिन है और उनकी न्याय यात्रा ने 16 फरवरी को चंदौली से यूपी में एंट्री की। इसके बाद 17 फरवरी को राहुल ने वाराणसी में 12 किलोमीटर तक लंबा रोड शो किया। 18 फरवरी को प्रयागराज पहुंचे। आनंद भवन से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। चौथे दिन वो प्रतापगढ़ होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। क्या कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी और एक्सरे करेगी। भैया बात समझ लो, एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लग जाएगा इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट यानी कि अमेठी में थे, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज 4 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को उनकी इसी पुश्तैनी सीट पर हरा दिया था और स्मृति ईरानी राहुल गांधी और अमेठी की उनकी सीट को लेकर सोचती क्या है, इसका जिक्र अलग अलग मंचों से वो कर चुकी हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर एक बार फिर से निशाना साधा। अमेठी के विकास को लेकर राहुल गांधी पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए
तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषता अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। तो आपने सुना स्मृति ईरानी का पलटवार। और वैसे राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिहाज से किसी लिटमस टेस्ट जैसी ही है, क्योंकि यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले ही जयंत चौधरी ने इस गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया था। लेकिन अब अखिलेश यादव की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो गठबंधन के लिहाज से अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव को भी शामिल होना था। और माना यह जा रहा था कि बिहार में तेजस्वी की तरह जब अमेठी में अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ एक कार पर सवार दिखेंगे तो इसका गठबंधन के पक्ष में अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एन टाइम पर, आखिरी मौके पर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि अभी उनका सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ पेच फंसा हुआ है और जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स नहीं हो जाता वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये अपडेट करते हुए कि अखिलेश यादव का कुछ मन बदला है सीट्स को लेकर। थोड़ी देर पहले जो 11 का आंकड़ा उन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीट के लिए दिया था, वहां पर वो थोड़ा सा आगे खिसकते हुए 17 तक जा पहुंचे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इससे ज्यादा सीट नहीं देंगे। अब सुनिए अखिलेश यादव को। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, इधर उन्होंने बयान दिया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक तरफा 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि 16 सीटों पर वो पहले भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। यानी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय किए बगैर ही समाजवादी पार्टी 26 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर चुकी है। और ये कांग्रेस के लिए ही नहीं, इंडी गठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है। सपा की इस दूसरी लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम गाजीपुर का है, जहां सपा ने बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी को मैदान में उतार दिया है। यानी कि अखिलेश यादव ने सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, मायावती को भी झटका दे दिया। और इसीलिए मायावती ने भी साफ कर दिया कि बीएसपी अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और किसी भी कीमत पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। दरअसल विपक्ष के कई नेता इस बात की कोशिश में हैं कि बीएसपी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन जाए, ताकि यूपी में मजबूत गठबंधन के साथ बीजेपी को टक्कर दी जा सके। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। तो क्या लिखती हैं उसमें? बीएसपी का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है और इसको लेकर कई बार साफ तौर पर ऐलान किया जा चुका है, लेकिन फिर भी बार बार अफवाह फैलाने से यह साबित होता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहां से दाल नहीं गलने वाली। वो आगे लिखती हैं कि बीएसपी अपने बलबूते पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और पार्टी का यह फैसला अटल है। ये उनका ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। यानी कि इंडिया गठबंधन के सामने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक डबल चैलेंज है, दोहरी चुनौती है। एक तरफ जयंत चौधरी पहले ही गठबंधन को अलविदा कह चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, कमल के साथ खिले खिले नजर आते हैं। तो अब सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव भी नाराज हैं। कांग्रेस की नाराजगी अलग है अखिलेश यादव से, जबकि मायावती पहले से ही एकला चलो की बात करती है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में बीजेपी की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन आपस में एक साथ बना नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ अलग अलग राहें शायद आने वाले वक्त में वो अपना सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के संभल दौरे पर कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें शानदार आई। वैदिक मंत्रों के साथ पीएम ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे हुए नजर आए।
इस मंदिर को श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट की तरफ से बनवाया जा रहा है। इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। कहते हैं न कब क्या कहना है और करना है ये मोदी से बेहतर शायद ही देश का कोई राजनेता समझता हो। इसको एक बार फिर से आपके लिए ठीक से दोहरा देती हूं। ये कहावत है कि कब क्या कहना है और करना है ये मोदी से बेहतर शायद ही देश का कोई राजनेता समझता हो। अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आज पीएम मोदी ने कैसे सुदामा के बहाने चुनावी बॉन्ड के प्रतिबंध पर चुटकी ले ली। पीएम मोदी ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि हर किसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ आपने मुझे कुछ नहीं दिया, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के जमाने में सुदामा श्री कृष्ण को चावल देते और वीडियो सामने आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी जाती और फैसला आएगा कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया था और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। बेहतर होगा कि आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की और कुछ नहीं दिया। पहले आपको पीएम मोदी के इन्हीं शब्दों को आपके सामने उनके द्वारा सुनवा देती हूं और उसके बाद इन शब्दों का करेंगे विश्लेषण। कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। दरअसल सनातन धर्म में अतिथि या यजमान को बुलाने पर कोई ना कोई उपहार दिया जाता है और उसी तरीके से जैसे कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को व्यापारी उपहार के रूप में दान देते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी उसी दान से चलती हैं। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के चुनावी बॉन्ड को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कहकर बैन लगा दिया। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या था मोदी सरकार का चुनावी बॉन्ड। दरअसल चुनावी बॉन्ड एक मनी इंस्ट्रूमेंट था, मतलब कि राजनीतिक पार्टी को चंदा देने का एक जरिया जिससे पार्टी के खर्चे चल सके। 2017 के बजट सत्र में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की घोषणा की थी। जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया गया और सरकार हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए बॉन्ड को जारी करती है, जिसका मूल्य होता है 1,000, 10,000, 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए। राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपए से अधिक चंदा देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या फिर कॉर्पोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखा से यह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के 15 दिन के भीतर इन्हें अपने खाते में जमा कराना होता था। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार बताती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को गुमनाम तरीके से चंदा देने का एक तरीका था। इसमें चंदा देने वाले व्यक्ति या फिर संस्था की पहचान का पता नहीं चलता था, यानी कि वो गुप्त रहता था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इस योजना को जनवरी 2018 में घोषित होने के फौरन बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कॉमन कॉज और इसके साथ ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत कई पार्टियों द्वारा चुनौती दी गई थी। इसी पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी। सीजेआई के नेतृत्व वाली 5 जजेस की संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 में अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। राजनीतिक दल इसके बाद खरीदारों के खाते में चुनावी बॉन्ड की राशि को वापस कर देंगे। 2019 से लिए गए चंदे को वापस कंपनियों के खाते में डालना होगा और कोर्ट का यह भी कहना था कि इस योजना से सत्ताधारी पार्टी को फायदा उठाने में मदद मिलेगी। 2022-23 में कॉर्पोरेट डोनेशन का 90% सत्ताधारी पार्टी को मिला। चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता है
और इससे राजनीति में काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। दानदाताओं की गोपनीयता महत्वपूर्ण है, लेकिन पूर्ण छूट देकर राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता हासिल नहीं की जा सकती। ये वो तमाम डिटेल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तरफ से दी गई और इसको लेकर तर्क क्या दिया गया, और वही सरकार का तर्क क्या है वो भी आप समझिए। इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगा, यह है सरकार का तर्क। जरा इसको और डिकोड करते हैं। इस योजना का फोकस व्यक्ति की पहचान छुपाना या फिर गुमनाम सुनिश्चित कराना नहीं है, बल्कि गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी को सुनिश्चित करना है, और इसे रद्द करना दानदाताओं की निजता और उसके अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में काले धन के प्रसार को रोकने की कोशिश की। चुनावी बॉन्ड बंद होने से चुनाव में काले धन का इस्तेमाल बढ़ेगा, ये भी कहा गया। पहले लेकिन चंदा सरकारी खजाने में आता था तो उसका हिसाब होता था, यानी कि टैक्स चुकाया जाता था। लेकिन अब जब दानदाताओं को लगेगा कि मैंने इस पार्टी को चुनावी चंदा लीगल तरीके से दिया, तो दूसरी पार्टी सत्ता में आने के बाद मुझे फायदा नहीं देगी। इसीलिए चंदा तो वो अब भी देंगे, लेकिन वो व्हाइट को ब्लैक करके दिया जाएगा, और इसका नुकसान देश को होगा। इसी बात को पीएम मोदी ने अपने उस बात के जरिए जो अब से थोड़ी देर पहले संभल के कल्की धाम में आपको सुनाया, यही बताने की कोशिश की। और फिर आप आसान सी भाषा में इसको ये समझिए, आपको अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है तो आपका पड़ोसी या फिर दुश्मन आपको गिफ्ट देने से रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। किसी की मर्जी किसी को भी गिफ्ट दे। अब जिन व्यापारियों को चंदा देना है वो तो देंगे, फिर चाहे माध्यम कैसा भी हो। मतलब ये है कि जिनकी भावना बीजेपी को चंदा देने की है वो बीजेपी को देंगे, जिनकी कांग्रेस को गिफ्ट देने की है यानी चंदा देने की है वो कांग्रेस को देंगे। और गिफ्ट दोनों को भ्रष्टाचार, जो गिफ्ट दिया जाएगा उसको भ्रष्टाचार कैसे कहेंगे? जिस व्यापारी की जहां पर इच्छा होगी वहीं पर दान देगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार कहा था, जिसे पीएम मोदी ने आसान भाषा में भगवान कृष्ण और सुदामा के प्यार के जरिए समझा दिया कि जो व्यापारी दान देते हैं वो करप्शन नहीं करते। और इसी बात को पीएम मोदी द्वारा चुटकी लेकर समझाने का प्रयास किया गया कि सुदामा के चावल भी आज भ्रष्टाचार बन जाते, जिसके बाद मंच पर मौजूद प्रमोद कृष्णम और जो बाकी संत थे, अगर वो तस्वीरें फिर से दिखा पाए, वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, क्योंकि ये सभी समझ गए थे कि पीएम का इशारा किस तरफ है। मतलब ये कि इशारों ही इशारों में विपक्ष को जवाब प्रधानमंत्री ने दिया और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल भी नहीं उठाया। और इसको असल मायने में कहते हैं कि एक तीर से कई निशाने लगाना, जो कि मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता है। यानी कि ये लगभग अब तय है कि बीजेपी बड़ी संख्या में अब सांसदों का टिकट काटने जा रही है। ये अगली खबर है। कैसे तैयारी है बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी की ओर से उम्मीदवार कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि कमल का फूल है। यानी कि कैंडिडेट नाम पर नहीं है, बल्कि पार्टी चिन्ह पर है। और ये बात उन्होंने पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भी कही थी, और तब भी बड़ी संख्या में विधायकों की टिकट काटी गई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये बात कही, इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जीते हुए सांसद सावधान हो जाएं। कुछ दिन पहले संसद में प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसदों के लिए जनसभा में जाने का सुझाव दिया था, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने अपने 2 दर्जन राज्यसभा सांसदों की टिकट काट दी। अब कमल के फूल को उम्मीदवार बनाकर लड़ने की बात के बाद लोकसभा के पुराने नेताओं और कई बार के सांसदों का बेटिकट होना तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे लोकसभा सांसदों को टिकट नहीं मिलेगी। मोदी लहर में 2 बार से जीत रहे सांसद भी खतरे के निशान के दायरे में हैं। और अगर सर्वे करने वाली जो एजेंसीज हैं और नमो ऐप पे जो सर्वे हुआ उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक है, तो फिर तो टिकट कटेगी। उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। बीजेपी का जिन राज्यों में 85 से 90% या फिर उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है, यानी कि शानदार प्रदर्शन, उन राज्यों में सबसे ज्यादा टिकट कटने जा रही है। ऐसे 1 दर्जन राज्य हैं। इसमें क्या कौन कौन शामिल है? जैसे कि बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। ये वो राज्य है, 1 दर्जन इनकी संख्या है। कर्नाटक में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, लेकिन वहां पर टिकट थोड़ी सी कम कटने की संभावना नजर आती है। और यह है लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारी बीजेपी की, जिसके साथ वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात मौसम के यू टर्न की करेंगे। दरअसल पहाड़ पर बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में फिर से बर्फबारी का दौर लौट रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख सकता है। एक बार फिर से मौसम यानी कि ठंड रिटर्न टिकट ले सकती है। जन्नत से लेकर देवभूमि तक बर्फ से पूरा इलाका पट गया है। जहां तक नजर दौड़ आइए, बर्फ ही बर्फ दिख रही है। जन्नत यानी कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी फरवरी के तीसरे सप्ताह में हो रही है। भयंकर स्नोफॉल से चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। हरे भरे पेड़ों पर बर्फ की चादर है, जिसके बाद अब पहाड़ों पर सैलानियों की बाढ़ आ गई है। पुंछ हो या फिर गुलमर्ग, शिमला हो या कुल्लू, हर तरफ एक जैसा हाल है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी का दौर जारी हो चुका है। प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। रोहतांग में 1 फीट तो अटल टनल में आधा फीट स्नोफॉल हुआ। भारी बर्फबारी की वजह से टनल को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी जारी है। गुलमर्ग, गुरेज, जोजिला सहित ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई है। गांदरबल जिले के बालटाल, सोनमर्ग में बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल और शोपियां जिले के ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन की आशंका जाहिर की। पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा दिल्ली का मौसम, 3 दिन बारिश की चेतावनी। तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार। रात में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा। फरवरी महीने में मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से भीषण ठंड की संभावना एक बार फिर से बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।